हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण का अर्थ एवं परिभाषाएं समझी थी। से आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की प्रकृति। देखिए, किसी भी संस्था के प्रकाशित या पब्लिश वित्तीय विवरणों को देखकर एक साधारण व्यक्ति को ये लगता है कि वो ये समझता है कि इसमें इंस्टीट्यूशन की असेट्स एंड लायबिलिटीज़, मतलब जो संपत्ति और दायित्व हैं, उनको वास्तविक और निरपेक्ष मूल्य पर दिखाया गया है। जबकि ये जो सोच है उसकी सही नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रचना है या वित्तीय विवरणों की जो रचना है वो लेखांकन परंपराओं, मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, जो वास्तविक एक्चुअल फैक्ट हैं और जो पर्सनल डिसीजन है, उनके आधार पर की जाती है। अतः वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित तथ्यों की निरपेक्ष वास्तविकता पर निम्नलिखित तथ्यों का प्रभाव पड़ता है। देखते हैं हम इसको। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग फैक्ट्स, लिपिबद्ध तथ्य। लिपिबद्ध तथ्यों का मतलब ऐसे फैक्ट से होता है, ऐसे तथ्यों से होता है जिनका लेखा अकाउंटिंग की बुक में किया जाता है, मतलब जिनकी एंट्री या जिनका रिकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग की बुक में करते हैं। और जिन फैक्ट का रिकॉर्डिंग या लेखा बहियों में नहीं किया जाता उन्हें हम स्थिति विवरण में शामिल नहीं करते हैं। मतलब जो अकाउंटिंग की बुक में शामिल करेंगे। लिपिबद्ध तथ्यों का तात्पर्य ऐसे तथ्यों से था जिनका लेखांकन की पुस्तकों में किया गया है, और जिन तथ्यों का लेखा बहियों में नहीं किया जाता उन्हें स्थिति विवरण में सम्मिलित नहीं करते हैं। व्यावसायिक लेन देनों का लेखा जो हमारी बुक्स हैं उसमें उसी डेट को उसी मूल्य पर किया जाता है जिस मूल्य पर ये ट्रांजैक्शन की जाते हैं, ये व्यवहार किए जाते हैं। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, समय बीतता चला जाता है, तो यही जो लेखे हैं हिस्टोरिकल नेचर के हो जाते हैं, मतलब ऐतिहासिक प्रकृति के हो जाते हैं। इन रिकॉर्डेड फैक्ट जो हमारे लिपिबद्ध तथ्य हैं, इनमें सभी टाइप की एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर शामिल किए जाते हैं। जो हमारी एसेट्स होती हैं उनको हम एक्चुअल कॉस्ट पर दिखाते हैं, लेकिन स्थिति विवरण में इन संपत्तियों में से जो संपत्ति की कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन घटाकर दिखाया जाता है। मतलब जो किसी भी संपत्ति के मूल्य में जो कमी हो जाती है, जिसको हम ह्रास कहते हैं, वो एसेट्स की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाकर दिखाया जाता है, और इन्हें प्रतिस्थापन मूल्य या एवं चालू आर्थिक मूल्य पर नहीं दिखाया जाता है। तो ये था हमारा पॉइंट, रिकॉर्डेड फैक्ट। दूसरा नेचर देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस, लेखांकन परंपराएं। वित्तीय विवरण लेखांकन में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार बनाए जाते हैं। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो अकाउंटिंग की जो भी मेथड्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं। अकाउंटिंग की ऐसी अनेक मेथड्स हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब जो स्टॉक का मूल्यांकन है वो लागत मूल्य या जो मार्केट का रेट है बाज़ार मूल्य, जो दोनों में से कम हो उस पर किया जाता है। यह आपके ऑप्शनल में भी बन के आ जाता है कि स्टॉक का मूल्यांकन किस अमाउंट पे करते हैं, तो स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाज़ार मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर किया जाता है। भविष्य में होने वाली
जो संभावित हानियाँ होती हैं उनके लिए हम लाभ में से प्रोविज़न कर लेते हैं कि जो भी हमें फ्यूचर में हानि होती है, लॉस होता है, तो उसको लाभ से पूरा कर लिया जाता है। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, मतलब अशुद्ध ऋणों के लिए प्रावधान। अशुद्ध ऋण मतलब ऐसा ऋण जो हमारे डेब्टर पर डूब जाता है, तो हम उसके लिए प्रोविज़न कर लेते हैं। वो हमारे लिए लॉस होता है, उसकी जो पूर्ति है लाभ में से कर लेते हैं। लेकिन भविष्य में होने वाले संभावित लाभ पर ध्यान नहीं दिया जाता कि फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है। जैसे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई अपूर्ण ठेका है, तो उस पर जो संभावित लाभ है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसी टाइप से हमारे ऑफिस यूज़ की जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जैसे कह सकते हैं पंचिंग मशीन है, गणना का यंत्र है, कैलकुलेटर है, तो इनको क्रय वाले वर्ष में ही एक्सपेंसेस मान लिया जाता है। जिस साल हमने ख़रीदा है तो उसी साल एक्सपेंसेस मान लिया जाता है, यद्यपि ये कई वर्षों तक हमारे उपयूज में आती हैं। तो ये हमने दूसरा नेचर अंडरस्टूड किया था, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। नेक्स्ट देखेंगे पोस्टुलेट्स, स्वयं सिद्धि। व्यवसाय के लेखे तैयार करने वाले जो अकाउंटेंट होते हैं वो अनेक बातों को मानकर चलते हैं, फॉलो करके चलते हैं। वे रुपये का मूल्य हमेशा फिक्स मान के चलते हैं, मतलब वो जो मूल्य होता है उसको सदैव स्थिर मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मशीन हमने 1995 में ख़रीदी हो और 2009 में वैसे ही कोई हम दूसरी मशीन डबल रेट पर ख़रीदें, तो रुपये का मूल्य हम उसको स्थिर मानकर उनके जो वास्तविक मूल्य को वास्तविक मूल्य का जो योग होता है वो हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो इसी टाइप से किसी भी वस्तु के मैन्युफैक्चर में कितना समय लगा, उसकी सेल्स में जो अमाउंट मिला था वो कितने टाइम में हमें रिसीव हुआ, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि जिस दिन हमारी सेल्स होती है उस दिन ही संपूर्ण प्रॉफिट मतलब पूरा प्रॉफिट मान लिया जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु 3 साल पहले हमने 100 रुपीज़ में ख़रीदी हो और उसे 120 में बेचा गया हो, तो 20 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट माना जाता है। जबकि यदि उसी बीच उस वस्तु के जो प्राइस हैं उसमें 50% की इंक्रीज़ हो जाए, तो जो वर्तमान क्रय मूल्य होगा तो यहाँ पर लाभ की जगह हमारा लॉस बैठेगा। इसको अगर दूसरे एग्जांपल से समझें कि जैसे मान लीजिए हमने 50 रुपीज़ की कोई चीज़ ख़रीदी है और हम उसको 80 में बेच रहे हैं, तो 30 का प्रॉफिट माना जाएगा। लेकिन जब इसी बीच अगर उसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, तो अब वो 50 से कितने की हो जाएगी हमारी 50 प्लस 25 मतलब 75 रुपीज़ की हो जाएगी। तो अब हमें वहाँ लाभ 30 के प्लेस पर केवल 5 रुपीज़ का होगा। तो यहाँ था हमारा पोस्टुलेशन। नेक्स्ट पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णय। वित्तीय विवरणों में दिखाई गई संख्याएं अकाउंटेंट के व्यक्तिगत निर्णय से बहुत अफेक्टेड होती हैं। ये उन्हीं कंडीशन में जहां जो लेखांकन की अनेक मेथड्स अप्लाई होते हैं, वहाँ जो लेखापालक के व्यक्तिगत निर्णय से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिजिट दिखाए जाते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो अकाउंटेंट उनमें से अपनी इच्छानुसार किसी भी मेथड्स को चुन लेता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टॉक का मूल्य जो हमारा बाज़ार मूल्य होता है और लागत मूल्य होता है, जो दोनों में कम हो उस पर किया जाता है।
लेकिन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की कई मेथड्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आगम और पहले निर्गमन। और इसी टाइप से दूसरी हमारी मेथड होते हैं लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही स्टैंडर्ड कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। तो हमारे पास हमने देखा कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की काफ़ी हमारे पास जब मेथड होते हैं तो अकाउंटेंट इनमें से अपनी इच्छा से किसी भी विधि को फॉलो कर सकता है, किसी भी मेथड को चुन सकता है। तो इस प्रकार स्थायी संपत्तियों के ह्रास की भी विभिन्न पद्धतियां हैं। मतलब जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं उन पर डेप्रिसिएशन लगाने की भी अनेक मेथड्स होते हैं, जिसके अंतर्गत जो ह्रास की रकम है वो भी अलग अलग हो जाती है। जैसे क्रमागत पद्धति होती है तो उसमें हर बार जो अमाउंट में ह्रास ऐड हो जाता है उसके बाद उसी अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। कहीं कहीं फिक्स डेप्रिसिएशन कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने 10% किया तो हर साल उसमें 10% डेप्रिसिएशन कर लिया जाता है। ऐसे ही जो अप्राप्त ऋणों के लिए आयोजन होता है, जो बैड डेब्ट होते हैं उनके लिए प्रोविज़न होता है, या हमारी जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको राइट ऑफ करना, या जो हमारे व्यय होते हैं तो वह हमारे जैसे पूंजीगत और आयगत व्यय होते हैं तो उनका डिवीज़न करना कि कौन से पूंजीगत आय हैं व्यय हैं और कौन से आयगत व्यय हैं। तो ये सब कुछ जो होता है वो अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। अमेरिका के एक प्रमाणित सार्वजनिक लेखापालक संस्थान ने कहा है कि वित्तीय विवरण लिपिबद्ध तथ्यों, लेखांकन परंपराओं और व्यक्तिगत निर्णयों का सामूहिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं तथा प्रयुक्त निर्णयों और परंपराओं का संपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए बस नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।